हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस के बारे में, और टेंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में दोस्तों देखिए आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले आप क्या करोगे कि मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना है, और जो आपका अपना चैनल है क्या यानी कि फैमिली एजुकेशन 1.2, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों आप जो मेरा रिक्वेस्ट है इसको स्वीकार करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर दोस्तों जो वाक्य आते हैं आपके इंग्लिश के, उन इंग्लिश के वाक्यों की आप कैसे पहचान रखोगे, और जो हिंदी के वाक्य आते हैं उन हिंदी के वाक्यों की आप कैसे पहचान करोगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आपके हिंदी वाक्य आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उन हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे होगी। देखिए दोस्तों, लिखिए, यानी हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस काल के जो हिंदी के वाक्य होंगे, है ना, उन हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं, आदि आते हैं। और दोस्तों इस काल के जो वाक्य होंगे, उन वाक्यों में दोस्तों, इस काल में किसी भी वर्तमान काल की जारी घटना का संकेत मिलता है। किसी भी वर्तमान काल की जारी घटना का संकेत मिलता है इस काल के अंदर। जैसे मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तुम इस समय यह कार्य पूरा कर रहे हो, वह आज बीकानेर जा रहा है ना। तो ये जो सभी के सभी जो वाक्य हैं वो कौन सी काल के होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी दोस्तों हिंदी वाक्यों की पहचान, यानी कि इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये क्या मिलेंगे आपको, वाक्य के अंत में मिलेंगे। और दोस्तों इस काल में किसी भी वर्तमान काल की जारी घटना का संकेत मिलता है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस काल के जो अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं, उन अंग्रेजी के जो सेंटेंस की जो पहचान होगी वो आप कैसे पहचान पाओगे। देखिए दोस्तों, जो मेरे पास कुछ वर्ड हैं इंग्लिश के, वो लिखिए दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी में वाक्यों की पहचान के शब्द। तो दोस्तों मैं बात करूँगा जैसे कि टुडे मीन्स आज होता है दोस्तों, है ना। टुडे मीन्स आज, आज मैं विद्यालय जा रहा हूँ, है ना। नव मीन्स अब होता है दोस्तों, अब मैं एक पाठ लिख रहा हूँ। टुडे नव एट दिस टाइम। तो दोस्तों इसका मतलब होता है इस समय।
इस समय हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। एट दिस मोमेंट इसी पल या क्षण यानी कि इसी पल में क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, या फिर इसी पल में यह कार्य पूरा कर रहा हूँ। ठीक है ना, एट दिस मोमेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए, इन दीज डेज यानी कि इन दिनों में क्या हो गया, इसका अर्थ है इन दीज डेज, इन दिनों में। देखिए दोस्तों, रमेश इन दिनों में इस गांव में रह रहा है ना, यानी कि रमेश इन दिनों में इस गांव में रह रहा है। तो दोस्तों ये जो वर्ड हैं, यानी कि टुडे, आज, नव, अब, एट दिस टाइम, और यानी कि एट दिस मोमेंट, इसी पल, एक क्षण, इन दिस डेज, ये सभी के सभी जो वर्ड है वो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में मिलेंगे आपको। अगर ये वर्ड आपको जिन वाक्यों में मिल जाते हैं, इंग्लिश के जिन सेंटेंस के अंदर मिल जाते हैं आपको ये वाक्य, ये जो वर्ड हैं, तो आप कौन से टेंस की पहचान करोगी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, वाक्य है। ठीक है ना, तो शायद आपको ये वाक्य जो मैंने बताया अभी वर्ड, ये वर्ड शायद आपको याद हो गए होंगे, है ना। यानी टुडे मीन्स आज, नाउ मीन्स अब, और एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इसी पल या क्षण, इन दिस डेज, इन दिनों में। ठीक है ना, तो दोस्तों ये 5 वर्ड हैं इंग्लिश के, इनको आपको याद करना है। अब चलिए दोस्तों, हम कौन सा पढ़ेंगे आगे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अंग्रेजी के वाक्य बनाए जाते हैं, वो अंग्रेजी के वाक्य आप कैसे बनाओगे, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है वो कौन कौन सी ली जाती है। तो दोस्तों मैं बात करूँगा कि इस काल के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर दोस्तों 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज, एम, आर। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि एक वचन और बहुवचनकर्ता के साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज में ली जाती है। तो दोस्तों देखिए, एक वचनों और जो बहुवचन है उनके लिए, यानी कि इज है ना, इज का प्रयोग तो दोस्तों हम किन कर्ताओं के साथ में करेंगे, ही, सी, इट, या फिर कोई भी एक वचन नाम है उनके साथ में। आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों यू, वी, दे के साथ में या फिर बहुवचन नाम के साथ में। और जो आपका करता है आई, यानी कि मैं, आई के साथ में दोस्तों एम का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, तो दोस्तों लिख लीजिए, अंग्रेजी में वाक्य बनाने के नियम। अंग्रेजी में हम इस काल के वाक्य कैसे बनाएंगे, उनके नियम क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस काल के अंग्रेजी में वाक्य बनाते समय दोस्तों इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अंग्रेजी के वाक्य बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उन अंग्रेजी के वाक्य में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यदि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट है ना, यदि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा कोई भी एकवचन नाम हो
तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। यदि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट ही सी इट तथा कोई भी एक वचन नाम हो तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों बात करूँगा मैं सेकंड नंबर की, है ना। सेकंड नंबर में क्या होता है दोस्तों, देखिए, यदि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट यू वी दे तथा कोई भी बहुवचन नाम हो तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट यू वी दे तथा कोई भी बहुवचन नाम हो तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। अब जो थर्ड बात है वो कौन सी है दोस्तों, देखिए, यदि वाक्य में कर्ता ओनली फॉर आई हो तो सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे, है ना। और दोस्तों इस काल में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ा जाता है दोस्तों, है ना। बस ये इतने से रूल है, आपको वो क्या करने हैं, याद करने हैं। देखिए दोस्तों फिर से, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है दोस्तों हमारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अंग्रेजी के वाक्य बनाए जाते हैं तो दोस्तों उनके कुछ नियम हैं, कैसे क्या बनाए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस काल के अंग्रेजी में वाक्य बनाते समय इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है, इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो दोस्तों देखिए, इज एम आर तीनों में से एक का प्रयोग होगा वाक्य में, तो है ना, तीनों का साथ में तो हो ही नहीं सकता। तो इसका कब करेंगे, यदि वाक्य में कर्ता ही सी इट तथा कोई भी एक वचन नाम हो, है ना, कोई भी एक वचन नाम हो तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग कर देंगे। यदि वाक्य में कर्ता यू वी दे तथा कोई भी बहुवचन नाम हो तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग कर देंगे। यदि वाक्य में कर्ता आई हो तो सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। और इस काल, है ना, जो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस काल के जो जितने भी वाक्य होंगे उन वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। बस ये आपके रूल्स हैं, तो इनको आपको याद करना है। अब दोस्तों चलिए इस काल के वाक्य वो कैसे बनेंगे, तो उनके लिए दोस्तों कुछ फॉर्मूले हैं, यानी कि पैटर्न है। अगर आप वो पैटर्न याद रख लेंगे तो आपका कोई भी सेंटेंस है वो रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए वो पैटर्न कौन से हैं, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद में क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों उन पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे, हमारा कोई भी वाक्य है वो रॉन्ग नहीं होगा। और दोस्तों जो मैंने आपको अंग्रेजी के वर्ड लिखाए थे, जैसे टुडे है, नव है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट है, ये जो मैंने वर्ड लिखाए थे आपको, इन वर्ड्स को आप कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं वाक्य के अंदर, आपका वाक्य है वो रॉन्ग नहीं होगा, है ना। ये रिमेनिंग पार्ट में आते हैं दोस्तों, तो आप इनको कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करूँगा सबसे पहले साधारण वाक्य की। 1 नंबर साधारण वाक्य, ठीक है ना दोस्तों। तो साधारण वाक्य का सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपका लो सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों,
जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी इज, एम, आर, इन तीनों में से एक का क्या करना है, प्रयोग करना है। फिर दोस्तों बात आती है किसकी, मैन वर्ब की, यानी कि एम का मैन हो गया, वी का वर्ब हो गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको क्या करना दोस्तों, आईएनजी जोड़ना है। जैसे कि रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, प्ले तो प्लेइंग हो जाएगा, बस। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट राइट करना है, ये आपका लो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। फिर दोस्तों क्या बात आती है कि जो आपका वाक्य में रिमेनिंग पार्ट बन जाता है दोस्तों, तो शेष पार्ट बन जाता है, वो क्या है, आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है ना। तो आपका वाक्य है वो रॉन्ग नहीं होगा। ये आपका हो गया दोस्तों साधारण वाक्य का फॉर्मूला हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये आपका पैटर्न है। तो देखिए दोस्तों कोई भी वाक्य लिख लेते हैं, जैसे देख लो, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपका हिंदी का वाक्य है, और इस हिंदी के वाक्य को आपको दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ना। तो सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं है, तो मैं का मतलब आई हो गया, है ना। तो ये आपका लो सब्जेक्ट सबसे पहले, है ना, यानी कि सब्जेक्ट हो गया आपका आई, हो गया ना। उसके बाद देखिए दोस्तों हम चलते हैं इज, एम, आर तीनों की तरफ। तो आई के साथ में दोस्तों मैंने बताया था कि आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो दोस्तों इज, एम, आर तीनों में से हमें एम का प्रयोग कर देना है, ये लो आपका एम हो गया, यानी कि आई एम। फिर दोस्तों मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना होता है दोस्तों, और उसके साथ में आईएनजी जोड़ना है, टीचिंग हो जाएगा, ये लो आपका टीचिंग हो गया, आई एम टीचिंग। फिर दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख लो आपकी, ये आपका इंग्लिश हो गया। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दोस्तों जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इस समय की इंग्लिश मैंने आपको लिखवाई थी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम हो गया, ये आपकी इंग्लिश का जो वर्ड है वो आ गया। तो देखिए दोस्तों आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, ये लो आपका साधारण वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए जो आपका नकारात्मक वाक्य है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वही है नकारात्मक वाक्य, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ ही नहीं करना, बस तीसरे स्थान पे नोट को बिठाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में इज, एम, आर तीनों में से एक हो गया। फिर दोस्तों तीसरे स्थान पे नोट को लिखना है, फिर वही बात है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और उसके साथ में आईएनजी, और ये लो आपका ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, बस। तो इसी वाक्य को हम बना लेते हैं, मैं इस समय अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका क्या बनाएंगे दोस्तों, देखिए पहले आई लिख लो सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों एम का प्रयोग कर दो, फिर तीसरे स्थान पे क्या करना दोस्तों, इज, एम, आर तीनों में से मैंने आम लिख दिया, फिर तीसरे स्थान पे नोट लिख दो, है ना। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी टीच है, ये टीच लो, और इसके साथ में आईएनजी जोड़ना है, आपका आईएनजी जुड़ गया। आई एम नॉट टीचिंग, फिर क्या करना दोस्तों, देखिए आई एम नॉट टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इंग्लिश है, ये आपका लो इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, और रिमेनिंग पार्ट में क्या बच गया दोस्तों, एट दिस टाइम बच गया, एट दिस टाइम हो गया आपका जो नकारात्मक वाक्य वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, ये आपका नकारात्मक वाक्य वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य की, जो 3 नंबर है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका उपयोग हम सबसे पहले करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो देखिए इज, एम, आर, यानी कि इज, एम, आर तीनों में से एक का यूज लेना है, उसके बाद में वही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वही बात आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में आईएनजी, ये लो, है ना, और फिर क्या है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा, और फिर क्या करना दोस्तों, रिमेनिंग पार्ट, और लास्ट में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यानी कि आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले एम लिख लेंगे,
क्या मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई हो गया ना, एम आई टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, एम आई टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। और ये लो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर दोस्तों आपकी जो मेन वर्ब है उसके साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग पार्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब लास्ट बच जाता है दोस्तों WH वर्ड वाला वाक्य है, तो वो आप कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, WH वर्ड वाले वाक्य को कैसे हम बनाते हैं। WH वर्ड, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों जब जो क्या वर्ड है, क्या अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो दोस्तों हमें व्हाट से शुरू करना पड़ेगा, और अगर क्या वाक्य के शुरू में आ जाता है तो दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ता है वाक्य को। तो देखिए दोस्तों, लिख लेते हैं, व्हाट का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। WH वर्ड आ गया आपका, व्हाट आ गया ना। अब दोस्तों आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, व्हाट एम आई, है ना, टीचिंग, व्हाट एम आई टीचिंग। आपको ऑब्जेक्ट पूछा है तो ऑब्जेक्ट को राइट नहीं करना है दोस्तों, बच गया क्या, एट दिस टाइम, व्हाट एम आई टीचिंग एट दिस टाइम, बच गया। और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लो, व्हाट एम आई टीचिंग एट दिस टाइम। बस आपका जो WH वर्ड का वाक्य है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पूरा हो चुका है दोस्तों। तो शायद आपको जो फॉर्मूले बताए मैंने वो आपको याद होंगे। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं रख पाओगे आपके जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और जब आप सेंटेंस जो आपकी जो फॉर्मूले है वो आपको लर्न पक्के हो जाएंगे तो आपका कोई भी सेंटेंस है वो रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट होंगे। जो आपको जो ये एट दिस टाइम है इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हो, रिमेनिंग पार्ट है ना ये एट दिस टाइम, इसको आप वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, आपका वाक्य वो रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। तो शायद ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पूरा हो चुका है। आज के लिए दोस्तों हमारी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।